जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच में जो भीषण युद्ध चल रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है। क्या कोई धार्मिक मुद्दा है या राजनीतिक मुद्दा है, मुद्दा चाहे जो भी हो उसका हम लोग आज डिटेल बाय डिटेल एक एक लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो 1979 से इसकी शुरुआत होती है। 1979 में ईरान के जो शासक थे उनका नाम था शाह मोहम्मद रजा पहलवी, यानी कि शाह मोहम्मद रजा पहलवी जो थे वो उस टाइम पर ईरान के शासक थे और उनका जो विचारधारा था वो औरों से अलग था। इनके अंदर कोई भी कट्टरपंथी विचार नहीं था। इनके अंदर देखिए, हालांकि ये मुसलमान ही थे लेकिन इनके अंदर कोई भी मुसलमान को लेकर या इस्लाम को लेकर कोई भी कट्टरपंथी विचारधारा नहीं था। इनका मानना था कि हर बच्चे को, हर नागरिक को आधुनिक शिक्षा मिलना चाहिए और जो महिलाओं का अधिकार है वो भी उनको मिलना चाहिए। मतलब इनके अंदर कोई भी कट्टरपंथी विचारधाराएं नहीं थी और उस टाइम पर सही सलामत ये पूरे ईरान की सत्ता चल रही थी। लेकिन उस टाइम पर उसी समय खुमैनी नाम के एक क्रांतिकारी आए और उनका मानना था कि ईरान में इस्लाम की सरकार होनी चाहिए और इस्लाम विचारधारा के हिसाब से ये पूरा ईरान चलना चाहिए। खुमैनी की विचार बहुत अलग था और शाह पहलवी का, ये जो रजा पहलवी थे, इनका विचार बहुत ज़्यादा अलग था। तो ये दोनों के विचार कभी आपस में मेल नहीं खाती थी, इसलिए इन्होंने एक क्रांति स्टार्ट की जिसका नाम था इस्लामिक क्रांति या ईरानी क्रांति के नाम से उसे जाना जाता है। ये जो है 1979 में ये क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ये क्रांति इतना उग्र होता गया कि ये जो राजा पहलवी थे इन्होंने इस खुमैनी को देश से निकाला कर दिया, यानी कि ये देश से बाहर इनको खदेड़ दिया। फिर उसके बाद में खुमैनी के देश से बाहर जाने के बाद भी, देश छोड़ने के बाद भी, इनके जो अनुयायी थे, इनको जो मानने वाले थे, वो जगह जगह पूरे ईरान में इस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इनका क्रेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया और आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं इनका पोस्टर लगाकर चारों तरफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धीरे धीरे मतलब कट्टरपंथी इन लोगों के अंदर इतना अधिक बढ़ गया तो उस समय की जो मौजूदा सरकार थी उसके लिए इस सत्ता को, इस जनता को संभाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और धीरे धीरे शाह मोहम्मद रजा पहलवी को ये लगने लगा कि जो ईरान की जो जनता है वो काफ़ी ज़्यादा उग्र हो चुकी है और अंततः हुआ क्या कि शाह मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान छोड़कर भागना पड़ा। ये देश छोड़कर भाग गए। उसके बाद में जैसे ही ये भागे, उसके बाद में ये खुमैनी जो है वो वापस ईरान में आए और उसके बाद में पूरे ईरान में अपना सत्ता स्थापित किया और वहाँ का उस टाइम के शासक बने कौन? खुमैनी बने। आगे हम लोग कहानी देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में जो धार्मिक मुद्दा को लेकर जो झगड़ा चल रहा है वो क्यों चल रहा है और इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मस्जिद है इसका नाम है अल अक्सा। ये अल अक्सा मस्जिद है। ये इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा पवित्र इसको माना गया है और इसको मक्का और मदीना के बाद में इसे तीसरा सबसे ज़्यादा पवित्र स्थल माना गया है इस्लाम के अंदर। अब इसको लेकर क्या मुद्दा है? देखिए, खुमैनी का मानना ये था कि ये जो अल अक्सा मस्जिद जो है वो इस्लाम का है, ठीक है। और इजराइल का मानना ये था, इजराइल का क्या मानना था कि इजराइल का मानना ये था कि ये जो मस्जिद है ये जेरूसलम में पड़ता है। किसमें? जेरूसलम में ये मस्जिद पड़ता है और जेरूसलम जो है वो इजराइल में है, ठीक। ये मस्जिद जो है जेरूसलम में है और जेरूसलम जो है वो इजराइल में पड़ता है। तो इसके आधार पर इजराइल का मानना ये था कि ये जो मस्जिद है वो इजराइल का हिस्सा है और इनका मानना ये था कि ये जो मस्जिद है वो इस्लाम का हिस्सा है। और इजराइल ये कहता है कि ये जो मस्जिद है वो सभी धर्मों के लिए खुला होना चाहिए, चाहे वो ईसाई हो और चाहे वो इस्लाम हो, ये दोनों धर्मों के लिए ये हमेशा खुला रहना चाहिए। लेकिन इनका मानना ये था कि ये जो मस्जिद है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का है और इस पर हमेशा मुसलमानों का ही हक होना चाहिए। तो ये मस्जिद ही धार्मिक मुद्दा है जिसकी वजह से इजराइल और ईरान ये दोनों आपस में हमेशा लड़ते आए हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आज के जो समय में जो युद्ध चल रहा है ये किन कारणों की वजह से चल रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। चलिए उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जो ईरान की सत्ता है वो किन के हाथों में है। आज के जो समय है उस समय में ईरान की जो सत्ता है
खामेनेई के हाथ में है। इनका पूरा नाम था अयातुल्लाह अली खामेनेई। इन्हीं के हाथों में पूरे ईरान की सत्ता है। ये वहाँ के एक धर्मगुरु है। वहाँ पर प्रधानमंत्री का तो जो सीट था वो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है, मतलब उस पर चुनाव नहीं होता है। अब राष्ट्रपति का है तो राष्ट्रपति से कोई खास मतलब नहीं रहता है। मतलब कि जो भी ईरान की सत्ता है, जो भी कार्य व्यवस्था है, जो भी सरकार व्यवस्था है, वो इन्हीं के हाथ में है, खामेनेई के हाथ में। धर्मगुरु है, उन्हीं के हाथ में है। लेकिन अब समझते ये हैं कि आखिर आज के समय में इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध का माहौल क्यों है और ये क्यों आज एक दूसरे के ऊपर कट्टरपंथी बने हुए हैं। देखिए, इजराइल और अमेरिका ये दोनों का मानना है कि खामेनेई की जो सरकार है वो परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रही है। आज का जो मुद्दा है बस यही है कि अमेरिका और इजराइल को ये लगता है कि ईरान जो है वो परमाणु बम चुप्पे चुप्पे परमाणु बम बना रहा है, लेकिन इसका कोई ऑफिशियली मतलब कि रिपोर्ट नहीं है कि ईरान ये नहीं मानता है और ईरान ये बोलता भी नहीं है कि हम परमाणु बम बना रहे हैं। हालांकि 2002 में इसका कुछ रिपोर्ट मिला था, कुछ जानकारियाँ मिली थी, जिसकी वजह से इसके ऊपर शक और गहरा होता गया। और आज के समय में ये दोनों देश, इजराइल और अमेरिका, ये दोनों को लगता है कि ईरान जो है वो परमाणु बम बना रहा है। और ये क्यों लग रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, आखिर कैसे शक हुआ इनके ऊपर, ईरान के ऊपर ये क्यों शक हुआ कि वो परमाणु बम बना रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, उसको भी हम लोग देखते हैं। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि जो परमाणु बम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो उपयोगी पदार्थ होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, उसका नाम है यूरेनियम। तो थोड़ा हम लोग यूरेनियम के बारे में समझ लेते हैं कि यूरेनियम क्या होता है। देखिए, ये एक प्रकार का तत्व है जो खदानों से ये निकलता है। देखिए, यूरेनियम जो होता है वो प्रकृति में 0.72% ही ये शुद्ध निकलता है। यानी कि हम लोग प्रकृति में जब इसका हम लोग मिट्टी से खुदाई करके जब यूरेनियम को निकालते हैं, नेचुरल जो यूरेनियम है वो कितना परसेंट शुद्ध होता है, 0.72% ही ये शुद्ध होता है। अब रहा बात ये कि बिजली बनाने के लिए जो यूरेनियम चाहिए उसका परसेंटेज होता है 3.67% बिजली बनाने के लिए यूरेनियम की जरूरत होता है। और इसमें यूरेनियम के क्या जरूरत होता है, यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन कराकर उससे बहुत अधिक मात्रा में उष्मा निकलता है और उसी उष्मा का प्रयोग पानी को गर्म करने में किया जाता है और उसी गर्म पानी से भाप बनता है। अब भाप से टरबाइन चलाकर या अलग अलग तरीके से बिजली बनाई जाती है। यानी कि बिजली बनाने के लिए यूरेनियम जो चाहिए वो 3.67% शुद्ध होना चाहिए। अब रहा बात ये कि जो आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप यानी कि दवा बनाने के लिए बहुत सारे आइसोटोप का प्रयोग कैंसर जैसी बीमारी में भी होता है। तो आइसोटोप बनाने के लिए कम से कम आपको चाहिए 5% शुद्ध यूरेनियम की ज़रूरत होती है। अब हम लोग जानते ये हैं कि ईरान जो है वो कितना परसेंट शुद्ध यूरेनियम बना चुका है। सबसे बड़ी मुद्दा यही है और इसी को लेकर पूरा विवाद सामने आया है। तो देखिए, बिजली बनाने के लिए हम तो समझ गए कि 3.67% शुद्ध यूरेनियम की जरूरत होता है और दवाई बनाने के लिए 5% शुद्ध यूरेनियम की जरूरत होता है। लेकिन आज का मौजूदा समय, उस समय ईरान का जो यूरेनियम शुद्धता की मात्रा जो है वो 60% तक पहुंच गया है। 60% तक ईरान शुद्ध यूरेनियम बना चुका है। अब ये दिक्कत की क्या बात है, देखिए, तो 60% शुद्ध यूरेनियम वो बना चुका है और ये जो यूरेनियम है ये थोड़ा सा अपग्रेड यदि कर लेगा, 80% पे जैसे ही ये पहुंचेगा तो 80% जो यूरेनियम होता है वो नागासाकी और हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिरा था वैसे विस्फोट के लिए जरूरी होता है 80% वाला यूरेनियम। 80% वाला यूरेनियम, इतना शुद्ध यूरेनियम यदि मिलता है तो ईरान जो है वो नागासाकी और हिरोशिमा जैसे बम बनाने की कोशिश करेगा। कब, जब वो 80% में पहुंच जाएगा तब। अभी फिलहाल में जो उसका शुद्धता है वो 60% तक है, लेकिन उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये 2015 की रिपोर्ट है। 2015 में 3.67% था ईरान का जो यूरेनियम शुद्धता की मात्रा था वो 2015 में ईरान का जो शुद्धता था यूरेनियम का वो 3.67% था। लेकिन ये इतना तेज़ी से ग्रोथ किया है कि आज 2025 में इसकी जो शुद्धता है वो 60% तक पहुंच गई है और 60 से 80 कोई ज़्यादा दूर नहीं है। 80 जैसे ही पहुंचेगा तो परमाणु परीक्षण वो कर सकता है। अब रहा बात ये कि अमेरिका को इसी बात को लेकर शक है कि जितना तेज़ी से अपने यूरेनियम को शुद्धता की तरफ पहुंचा रहा है
यदि उसको सिर्फ और सिर्फ बिजली और दवाई की ज़रूरत है तो ये 60% ये क्यों बना रहा है, ये लगातार अपने यूरेनियम को शुद्ध क्यों करता जा रहा है। यदि उसको सिर्फ और सिर्फ बिजली और दवाई ही बनाना है तो इतना अधिक शुद्धता ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका लगता है कि अमेरिका और इजराइल को लगता है कि इसका मकसद कुछ और है और धीरे धीरे ये अपना यूरेनियम शुद्धता बढ़ाता जा रहा है और ये 80% पर पहुंचेगा और 90% पर जैसे ही पहुंच जाता है, यूरेनियम की जो शुद्धता है 90% पर जैसे ही पहुंच जाता है तो ये इसको किसी भी मिसाइल में भरकर परमाणु बम किसी भी देश पर कहीं भी गिराया जा सकता है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है अमेरिका और इजराइल का, जो उनको लग रहा है कि ईरान जो है वो परमाणु बम चुप्पे चोरी बना रहा है और उसका शक होने के पीछे रीज़न यही है कि ये धीरे धीरे यूरेनियम का जो मात्रा है, शुद्धता की मात्रा है, वो लगातार बढ़ाता जा रहा है। देखिए यूरेनियम जो है वो प्रकृति में शुद्ध मात्रा में नहीं मिलता है, वो शुद्ध मात्रा में सिर्फ कितना रहता है तो 0.72% ही रहता है, ये पूरा 0.72% ही रहता है। लेकिन जैसे ही ये 90 पे पहुंच जाएगा, अभी 60 है लेकिन उसको 90 तक पहुंचने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे ही 90 पे पहुंचेगा ये किसी भी मिसाइल में परमाणु बम को रखकर और किसी भी देश पर ये गिरा सकता है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं यूरेनियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यहाँ पर यूरेनियम दिखाया गया है और ये जो यूरेनियम है इसकी 1 ग्राम की जो ताकत होती है, 1 ग्राम यूरेनियम की जो ताकत है वो कितना होता है, वो लगभग कोयले का 27 लाख केजी। समझ जाइए 1 ग्राम यूरेनियम की जो एनर्जी है वो 27 लाख केजी कोयले के बराबर होगा। 27 लाख केजी कोयले के बराबर होगा किसका, इसका 1 ग्राम और इसका 27 लाख केजी। यदि कोयला को एक साथ जलाया जाए और उससे जो भी एनर्जी निकलेगा यूरेनियम से निकलने वाली 1 ग्राम की एनर्जी उसके बराबर हो जाएगा। तो ये यूरेनियम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। इसलिए अमेरिका और इजराइल ये नहीं चाहता है कि ये जो ईरान है वो यूरेनियम को और अधिक मात्रा में शुद्ध करे, ना तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये अक्सर हम लोग देखते ही हैं कि ईरान जो है वो बहुत सारे आतंकवादी संगठनों को भी वो हथियार, बम जो भी है सब कुछ मुहैया कराता है। तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो किसको परमाणु बम दे देगा या किसको कौन सा मिसाइल दे देगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब थोड़ा हम लोग ये समझते हैं कि ईरान जो है वो कौन कौन से आतंकवादी संगठनों को वो परामर्श देता है और वो अपने अंदर उसको पोल अब हम लोग समझने की कोशिश ये करते हैं कि ईरान के पास वो कौन कौन से आतंकवादी संगठन हैं जो अलग अलग देशों के साथ वो लड़ते हैं और उस आतंकवादी संगठन का जो हथियार है, जो बम है, जो गोला बारूद है, वो सब ईरान देता है। ठीक है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो ईरान है, ईरान इसके अंदर बहुत सारे, इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो खुद ईरान के जो शासक है, ईरान के जो शासक है खुमैनी या इससे पहले जो भी शासक रहे होंगे, वो सभी क्या करते हैं, ये सभी आतंकवादी संगठनों को गोला बारूद, मिसाइल, बंदूक सब कुछ मुहैया कराते हैं। देखिए इसमें सबसे जो प्रमुख है इसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह जो आतंकवादी संगठन है इसको ईरान सब कुछ इसको मुहैया कराता है, चाहे वो बंदूक हो, चाहे वो बारूद हो, चाहे मिसाइल हो, वो सब कुछ ये ईरान देता है। यानी कि ईरान इस हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन को भरपूर सहायता करता है। इसके अलावा और भी आतंकी संगठन है, जैसे में हमास है। हमास जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आतंकवादी संगठन है। उसके बाद में हौती विद्रोही जो है ये भी आतंकवादी संगठन है। ये वाला शिया मिलिशिया ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आतंकवादी संगठन है। ये सभी आतंकवादी संगठनों को ईरान जो है अकेले सबको गोला बारूद सब कुछ देता है। अब देखिए इसके अंदर भी 4-5 गो इसका खाला का लड़का है।
खाला का लड़का मतलब क्या कि इसके अंदर ही बहुत सारे आतंकवादी संगठन इसमें भी आते हैं। तो ऐसे ऐसे ईरान जो है बहुत सारे आतंकवादी संगठनों को ये चला रहा है। इसलिए अमेरिका और इजराइल को ये नहीं लगता है कि ईरान जो है वो परमाणु बम बनाकर और सिर्फ अपने पास रखेगा। इस साल का कोई गारंटी नहीं है कि जब ये परमाणु बम बना लेगा तो वो अपने पास रखेगा। हो सकता है कि ये किसी न किसी आतंकवादी संगठन को भी वो मुहैया करा सकता है। जैसे में ये चाइना बनाया वो दे दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान हमेशा धमकी देता रहता है भारत को कि हमारे पास एटम बम है, हमारे पास एटम बम है। तो उसी प्रकार से यदि ये किसी भी आतंकवादी संगठन के पास उस प्रकार के हथियार जाता है तो ये कितना घातक साबित होगा, ये पूरी दुनिया इस बात को समझती है। इसीलिए अमेरिका और इजराइल इस चीज़ का हमेशा विरोध कर रहे हैं कि ईरान जो है वो परमाणु बम ना बनाए, लेकिन ईरान मानने वाला नहीं है। और ये जो जंग का माहौल है बस इन्हीं कारणों की वजह से, पहले जो बताए हैं कि धार्मिक मुद्दा, जो अल अक्सा जो मस्जिद था वो पहला रीजन था, और दूसरा रीजन ये है ये परमाणु बम। तो अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते हैं कि ईरान जो है वो परमाणु बम बनाए। तो हमें आशा है कि ये दोनों टॉपिक आपको काफ़ी क्लियर समझ में आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।